अच्छा, उसी इन यूरिसिस के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ बस ये क्या है, ये जो ब्राउन कलर से आपको दिख रही है लाइंस, ये डिट्रेसर मसल है, ठीक है। अब इसमें लगे हुए थे M3 रिसेप्टर, यानी कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व यहाँ पर सिग्नल लेके आएगी तो एसिटाइलकोलिन क्या होगा, एसिटाइलकोलिन के जरिए M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। जब M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ये मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि ब्लैडर का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, ये वाला हिस्सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, और यूरिन जो होगा आगे की तरफ पुश हो जाएगा। देखिए ब्लैडर नेक और आपको दिख रहा है स्फिंक्टर, ये ब्लैडर नेक हमारे पास एरिया है, ब्लैडर नेक वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बेसिकली ब्लैडर नेक होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूरिथ्रा की तरफ आगे जा रहा है, यानी कि आगे वाले हिस्सा फिर क्या कहलाएगा, यूरिथ्रा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्मूथ मसल्स। क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी, ये जो मसल्स हैं इनवॉलंटरी हैं, इन पर लगे होते हैं रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर। कौन से, अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब अल्फा 1 को एक्टिवेट करता है तो ये जो मसल्स से, ये जो मसल्स की रिंग थी, गोल स्ट्रक्चर था मसल का, ठीक है, क्योंकि स्फिंक्टर है ना, ठीक है, तो मसल्स का जो गोल स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा जब अल्फा 1 एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास यानी कि ये हिस्सा क्या हो गया, मजबूत तरीके से बंद हो गया। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बट अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट विद फीवर साइड इफेक्ट्स मे बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर की बात हो रही है, अल्फा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि एडिनलिन और नॉर एडिनलिन के रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं, खुद को एक्टिवेट करते हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है ना अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर ये हम बात करें इन रिसेप्टर्स की, ये पूरी बॉडी में क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हो गया, ठीक है, हमारे पास ब्लैडर हो गया, ब्लैडर नेक, और जब हमने बात की ब्लैडर नेक और हमने देखा उसको, ठीक है, वहाँ पर भी थे। और हमारे पास आई की रेडियल मसल्स में भी होते हैं, पीपल डायलेशन में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो स्फिंक्टर्स हैं वहाँ भी होते हैं, ठीक है, और हार्ट पर भी होते हैं। यानी कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है बॉडी में कई जगह पर है, बहुत सी जगह पर है, लेकिन जो अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग्स है हमारे पास, अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है, वो जो है जैसे कि हो गया सीडो इफेड्रिन, हो गया PCE PSEU DO इफेड्रिन EPHRIDIN, ठीक है। सीडो इफेड्रिन हो गया, फिर इफेड्रिन हो गया। इनका जो 3D केमिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि वो सिर्फ बाइंडिंग एफिनिटी अल्फा 1 के लिए हाई रखते हैं, ठीक है, ये मस्कुलिनिक को, बीटा को नहीं छेड़ते। अब फ़र्ज़ करें किसी पर्सन ने क्या लिया, सीडो इफेड्रिन लिया, फिर इफेड्रिन लिया, ठीक है, दवा जो थी वो ओरल रूट के जरिए ली गई, ठीक है। तो ओरल इनटेक के बाद क्या होगा, खून के सर्कुलेशन में पहुंची, खून के सर्कुलेशन के जरिए कहाँ जाएगी, आखिर ब्लैडर नेक तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्लैडर नेक पर क्या लगे हुए, रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँची, ठीक है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर था उसके स्मूथ मसल्स तक पहुँच गई, ठीक है, तो क्या होगा, स्मूथ मसल सेल जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन पर क्या मौजूद थे, जो रिसेप्टर थे अल्फा 1 रिसेप्टर, क्या थे, अल्फा 1 रिसेप्टर। मेरे पास फ़र्ज़ करें ये है जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये मेरे पास है अल्फा 1 रिसेप्टर यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ब्लैडर नेक, ठीक है, फिर आगे जाके हमारे पास आएगा स्फिंक्टर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगी, जब यहाँ पर लगेगी तो होगा क्या, हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर जो होगा एक्टिवेट होगा, GQ प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक है, पूरा जो पाथवे था, ठीक है, एक्टिवेट होगा। इसके आखिर का रिजल्ट में क्या होगा कि कैल्शियम रिलीज़ होगा, ठीक है, जो अंदर ऑर्गेनल थे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम साइटोसोल में जाएगा, यानी कि कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा हमारे पास, जब इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हुआ तो कैलमोडिलिन जो से बाइंड होगा और स्मूथ मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो वही बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो इंटरनल स्फिंक्टर होगा मजबूती से क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा, जिससे नींद में जो इनवॉलंटरी तरीके से यूरिन लीकेज हो रहा था वो रुक जाएगा। तो देखा आपने इसने काम कहाँ किया, इसने ब्लैडर के रिड्रेसर मसल पे काम नहीं किया, सिर्फ जो ब्लैडर नेक थी और स्फिंक्टर था वहाँ पर काम किया, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से काम करी, इसलिए इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वही बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है बॉडी में बाकी जगहों पर भी तो होंगे, सिर्फ यहाँ ही ये काम क्यों करी, यानी कि जो स्फिंक्टर पर ब्लैडर नेक पे मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर, सिर्फ यहाँ ही काम क्यों हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो दवाई है वो हमारे पास खून के जरिए बॉडी में जगह जगह जा रही है, जाहिर सी बात है। अल्फा 1 रिसेप्टर बाकी जगह पर भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें ब्लैडर नेक की बात करें, प्रोस्टेट की बात करें, इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा 1, इनकी क्वांटिटी, इनकी डेंसिटी क्या है, यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। देखिए अल्फा 1 जो होता है हमारे पास ये बहुत डोमिनेंट तरीके से प्रेजेंट होता है ब्लैडर नेक पर, इंटरनल स्फिंक्टर पर और प्रोस्टेट पर। जबकि हम अल्फा 1B की बात करें तो बेसिकली ये जो होता है ये बहुत डोमिनेंट तरीके से प्रेजेंट होता है खून की नालियों पर। इस तरीके से बात करें अल्फा 1D की तो बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड और CNS में होता है, ठीक है। जो मॉडर्न अल्फा 1 एगोनिस्ट है ना, अल्फा 1 एगोनिस्ट, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनकी जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी, वो अल्फा 1 के लिए क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। जिससे जो वेस्कुलर पर अल्फा 1B प्रेजेंट है या फिर अल्फा 1D प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड पर, वहाँ पर ये
नहीं छेड़ती, ठीक है। इनकी जो एफिनिटी होती है वो अल्फा 1 के लिए होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि ब्लैडर पर क्वांटिटी ज़्यादा रिसेप्टर की, ऐसा ही कहा ना। देखिए, अब ब्लैडर पर रिसेप्टर ज़्यादा है तो लो डोज हम दे रहे हैं, मैंने कहा लो डोज देंगे, ठीक है। जो यूरेसिस को कंट्रोल करने के लिए होती है डोज बहुत ही लो होती है, ठीक है। लो डोज दे रहे हैं तो उस पर ये ज़्यादा, ठीक है, और जल्दी असर क्यों करिए, यानी कि यहाँ पर तो असर करने के लिए हमें हाई डोज देनी पड़ेगी। हमारा दिमाग अगर सोचें तो हमारा दिमाग यही कह रहा होगा कि इसके लिए हमें इन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि रिसेप्टर यहाँ पर ज़्यादा है, ब्लैडर नेक पर स्फिंक्टर पर क्या है, रिसेप्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए डोज क्या चाहिए होगी, हाई चाहिए होगी। हम लो डोज पर क्यों कह रहे हैं कि लो डोज पर अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली इसके ना कुछ रीजन्स हैं। पहला रीज़न क्या है कि जो ब्लैडर आउटलेट होता है ना, उस पर रिसेप्टर की जो डेंसिटी है, रिसेप्टर यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर ड्रग की हम डोज कम भी दे रहे हैं, अगर ड्रग की डोज कम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो टारगेट है, टारगेट जो रिसेप्टर है वो आसपास ज़्यादा है, ठीक है। तो बार बार एक टकरा रहा है, दूसरा टकरा रहा है, यानी कि टकराने का जो मौका ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। टकराने का यानी कि बाइंडिंग करने का मौका क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कम डोज होगी, कम डोज पर भी वहाँ पर ज़्यादा जो ड्रग रिसेप्टर है वो कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, ड्रग चिपक जाएगा रिसेप्टर से, ड्रग चिपक जाएगा रिसेप्टर से, यानी कि बार बार इसको अपना टारगेट सामने दिखाई दे रहा है, तो बार बार क्या करेगा, चिपकने की कोशिश करेगा और चिपक जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो ब्लैडर स्फिंक्टर्स है ना, उनके जो टिश्यूज़ हैं उनमें हाई सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हम 100% ही रिसेप्टर्स को क्या करें, ऑक्यूपाई करें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने हल्की सी डोज दी, ठीक है, हल्की सी डोज देने पर क्या हो गया, 10% से 20% क्या होगा, रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गए, ऐसा ही हुआ, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें 1000 रिसेप्टर थे, यहाँ पर 1000 रिसेप्टर थे, ठीक है, सिर्फ 10 से 20% ऑक्यूपाई हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जब मैंने कहा कि इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो लो डोज पर, लो ऑक्यूपेंसी पर, ठीक है, ये जो ब्लैडर होगा ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, ये फुल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो स्फिंक्टर था वो कॉन्ट्रैक्शन अचीव कर लेगा। और इस लो डोज पर खून की नाली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जो खून की नाली है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ाने के लिए पूरे जिस्म की जो लंबी लंबी खून की नालियाँ उनको एक साथ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना, इसके लिए हाई ड्रग डोज चाहिए होगी। जबकि ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर स्फिंक्टर जो छोटा सा लोकलाइज मसल है, मसल बनेंगे बेसिकली, जहाँ पर हाई डेंसिटी और बेसिकली लो थ्रेशोल्ड की वजह से क्या होता है, जो लो डोज पर भी हमारे पास ये जो स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कार्डियोवास्कुलर पर एट्रोपिन का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि एट्रोपिन प्रोड्यूस डाइवर्जेंट इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डोज। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज डाइवर्जेंट इफेक्ट। देखें, डाइवर्जेंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ यहाँ जा रही है तो दूसरी चीज़ यहाँ जा रही है, ठीक है, अपोजिट बिल्कुल, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, यानी कि दो बिल्कुल उलट चीज़ें, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल इसमें हम देखें तो नॉर्मली अगर आप किसी दवाई की डोज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका वही एक्शन क्या हो जाएगा, और तेज जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेन किलर की अगर हल्की डोज है तो उससे थोड़ा थोड़ा पेन कम होगा, दर्द कम होगा, लेकिन अगर आप पेन किलर की डोज को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्द जो होगा कम होने की, यानी कि अब ज़्यादा दर्द कम होगा, ठीक है, यानी कि वही इफेक्ट क्या हो गया, तेज़ हो गया। लेकिन एट्रोपिन में ऐसा नहीं होता। एट्रोपिन के केस में क्या होता है, एट्रोपिन लो डोज पर क्या होती है, दिल को स्लो करिए, यानी कि हार्ट रेट को क्या करिए, स्लो करिए। जबकि अगर एट्रोपिन की हाई डोज करते हैं तो क्या होता है, दिल फास्ट धड़कता है, यानी कि टैकीकार्डिया, यानी कि दिल फास्ट धड़केगा। अब ऐसी दवाई जो डोज के बदलने से अपना बिल्कुल एक्शन ही बदल दे, 180 डिग्री बदल दे, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाए, पहले स्लो हो रहा था अब तेज़ हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, हम इस इफेक्ट को फार्माकोलॉजिकली में कहते हैं कि डाइवर्जेंट इफेक्ट, ठीक है। डाइवर्जेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, बाईफेजिक एक्शन भी बोलते हैं, बाईफेजिक एक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखें, एट्रोपिन की लो डोज यानी कि 0.5 मिलीग्राम या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 मिलीग्राम से भी कम, ठीक है, तो ये डोज क्या है, लो डोज है, ठीक है। अगर ये डोज देंगे तो इसमें क्या होगा कि एट्रोपिन क्या करेगा कि हार्ट रेट को ड्रॉप करेगा, ठीक है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा। लेकिन अब क्या कर दिया आपने, 1.0 मिलीग्राम या फिर 1.0 मिलीग्राम से ज़्यादा दे दी, ठीक है, तो ये एट्रोपिन की हाई डोज कंसीडर होगी। जब ये देंगे तो इससे क्या होगा कि हार्ट रेट जो होगा फास्ट होगा, ठीक है, यानी कि टैकीकार्डिया की तरफ जाएगा। हम जरा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, आपने क्या दिया, अगर आपने एट्रोपिन जो दी वो लो डोज में दी, ठीक है, तो एट्रोपिन जो कि वो वेस्कुलर या कार्डियक टिश्यूज तक पहुंचेगी नहीं। पहले वो कहाँ पहुंचेगी, पहले वो जब पहुंचेगी हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक नर्व्स होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं M1 रिसेप्टर, ठीक है, M1 रिसेप्टर प्री है, ठीक है, M1 रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास बेसिकली नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर हैं M1 यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक स्पीड ब्रेकर का काम कर होते हैं, यानी कि ऐसे कोलिन जो निकल रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड को देखते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक एसिटाइल कोलिन जो निकल रहा है उसकी क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। अब जब लोड और सेट्रोपिन दे रहे हैं तो वो स्पीड ब्रेकर यानी कि जो M1 रिसेप्टर लगा हुआ है मस्करानिक उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यानी कि स्पीड ब्रेकर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन को देखने वाला कोई नहीं, यानी कि वेगस नर्व से क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट तक वेगस नर्व जा रही है ना, तो वेगस नर्व से एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन जो होगा वो रिलीज होना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। अब ये एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन जाकर हमारे पास जो आखिरकार ऐसे नोड पे लगे हुए थे रिसेप्टर, ठीक है, M2 रिसेप्टर वहाँ पर जब जाके लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मस्कुलारिक रिसेप्टर है किसका हिस्सा है भाई, पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, हार्ट रेट को थोड़ा कम रखता है, ठीक है, जबकि सिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को हाई रखता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि हम लो डोज में कौन सा हमारे पास डोमिनेट हो रहा है सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। अब इसका उलट देखिएगा, अब क्या कर दिया, हमने एट्रोपिन की डोज हाई कर दी, एट्रोपिन की डोज हाई कर दी, तो एट्रोपिन जो है खून में इतनी हाई कंसनट्रेशन में कि वो खुद जाके सीधा जो हार्ट के रिसेप्टर्स हैं, ऐसे नोड पर रिसेप्टर जो है M2 जब वहाँ तक पहुँचेगी, जब M2 तक पहुँचेगी तो वहाँ पर जाके क्या करेगी, अब एट्रोपिन डायरेक्ट जाके M2 को खुद ब्लॉक कर देगी कॉम्पिटेटिव तरीके से, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे नोड पे जो M2 रिसेप्टर थे उनको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हार्ट पर M2 रिसेप्टर के जरिए, ठीक है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। सिस्टम कौन सा डोमिनेट हो जाएगा भाई, अब सिस्टम डोमिनेट हो जाएगा सिम्पैथेटिक, यानी कि जो ऐसे नोड है वो तो हमारे पास अब उसमें M2 तो हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो जो हार्ट रेट होगा वो तेज़ हो जाएगा, टैकीकार्डिया, यानी कि सिम्पैथेटिक में होता है ना टैकीकार्डिया, सिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट हो गया क्योंकि हमने पैरासिम्पैथेटिक को तो ब्लॉक कर दिया। और एक बात याद रखिएगा कि एट्रोपिन का आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खून की नालियाँ होती हैं यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक यानी कि जो कोलिनर्जिक इनर्वेशन होती है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं जीरो होती है, ठीक है। अब टॉक्सिक लेवल पर अगर हम बात करें, एट्रोपिन जो है डायरेक्ट हमारी जो स्किन की खून की नालियाँ, स्किन में जो क्यूटेनियस खून की नालियाँ, ठीक है, क्यूटीनियस ब्लड वेसल यानी कि स्किन के जो खून की नालियाँ उनको डायलेट कर देगा, ठीक है। जैसे ये होगा कि स्किन रेड होना शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा स्किन रेड हो रही है, ठीक है, वार्म हो रही है, क्योंकि जो स्किन के करीब हमारे पास स्किन के करीब खून की नालियाँ हैं वो क्या हो गई, उनका डायमीटर बढ़ गया, यानी कि खून क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, लाल दिखेगा, फ्लश हम जिसको बोलते हैं। अब अगली बात यहाँ पर अगली हेडिंग लिखी हुई है सिक्रीशन। सिक्रीशंस का मतलब क्या होता है, सिक्रीशंस का मतलब होता है वो तमाम लिक्विड्स या फ्लूइड्स जो कि हमारे ग्लैंड्स से ग्लैंड्स के अंदर बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि थूक हो गया, पसीना हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, सारे हमारे पास बेसिकली सिक्रीशंस हैं। यानी कि हमारे पास अब फर्ज करें एट्रोपिन ने क्या कर दिया, हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, जो धूप बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिएगा, ठीक है। तो ब्लॉक करने का मतलब ये है कि ये उन रिसेप्टर पर जाके बैठ जाएगी जो धूप बनाने का सिग्नल देते हैं, यहाँ पर सिग्नल होगा, ठीक है, सॉरी रिसेप्टर होगा, ठीक है, जो स्लेवरी ग्लैंड के ऊपर होगा, ठीक है, उसको इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो थूक बनाने का सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है, सिग्नल को रोक दिया गया। जब थूक बनाने का सिग्नल ही नहीं मिल रहा, जब थूक इस तरीके से क्या हो जाएगा, थूक बनना बंद हो जाएगा, तो हमारे जो मुंह के अंदर जो बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं एक नरम एक गीली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो व्हाट इज़ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप क्या करें, अपनी ज़बान को अपने मुंह के अंदर फेर के देखें, यानी कि गाल के अंदर की तरफ आप होंठों के पीछे और ज़बान के नीचे करके देखें, तो आपको क्या महसूस होगा, बेसिकली ये पूरी जगह जो होगी एक बहुत ही नरम एक पिंकिश और गीली लेयर से कवर्ड होती है। इसी प्रोटेक्टिव लाइनिंग को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये गीली क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं वो कंटिन्यूस 24 घंटे क्या कर रहे हैं, थूक बना रहे होते हैं, ठीक है, जो कि इस लेयर को क्या कर रहे होते हैं, मॉइस्ट रख रहे होते हैं, गीला रख रहे होते हैं, ठीक है। इस गीलेपन की बेसिकली इस गीलेपन होना, ये गीलापन हो रहा है मुँह में, ठीक है, इसके बहुत ज़रूरी काम होते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये कि क्या फराहम करते हैं, लुब्रिकेशन फराहम करते हैं। लुब्रिकेशन मतलब क्या, आप जब खाना चबा रहे हैं और निकलने में ये जो गीलापन है बहुत ही हेल्प करते हैं, मददगार होता है, ठीक है। आप खुद सोचें, जब ये गीलापन नहीं होगा तो मुंह सूख जाएगा, तो आप खाना चबाने वगैरह में क्या होगी, मुश्किल होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन क्या, यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि इन्फेक्शन वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से बचा रहे होते हैं हमें। थर्ड चीज़ स्पीच, यानी कि आपको बेसिकली आपको बोलने में आसानी होती है, ठीक है, ये ज़बान की क्या करते हैं, ज़बान आसानी से बेसिकली मूव कर सकती है, ठीक है, और ज़बान जब मूव करेगी तो हम बोलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो बेसिकली इट हेल्प इन स्पीच, ठीक है। अब एट्रोपिन हमारे पास क्या करती है, एट्रोपिन ने जब आकर थूक को रोक दिया तो होगा क्या, जब थूक बनना ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तो हमारी ये जो लेयर थी ये क्या हो गई, बिल्कुल अपनी इसने मॉइस्चर खो दिया अपना, ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, ये बिल्कुल खुश्क हो गई, यानी कि हमारे पास अब ज़बान जो है, ज़बान गाल चिपकने लगेगी, गाल से, जिससे बोलने में बहुत मुश्किल होगी। खाना बगैर पानी के या किसी लिक्विड के निकलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अंदर मुंह का जो नेचुरल लिक्विड था वो तो है ही नहीं, ठीक है। इस पूरी हम कंडीशन को कहते हैं ज़ीरोस्टोमिया, XEROS
TOMIA, ज़ीरोस्टोमिया। देखिए ज़ीरो जो है हमारे पास ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सूखना, ड्राई, ठीक है। जबकि स्टोमिया का मतलब होता है, स्टोमा से निकला है, इसका मतलब होता है मुंह। अच्छा, तो इसीलिए जब भी आप एट्रोपिन किसी मरीज़ को देते हैं, आपने देखा हो जब एट्रोपिन जो कोई मरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे वाज़ेह साइड इफेक्ट क्या दिखाई देता है? ज़ीरोस्टोमिया, यानी कि इसका मुंह खुश्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात लिखी हुई है कि द सैलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सक्यूस्टिली सेंसिटिव टू एट्रोपिन। ये डिस्कस किया था हमने ऊपर के सैलिवरी ग्लैंड्स पर अगर हम कंपैरिजन करें हार्ट या दूसरे ऑर्गन्स के मुकाबले में क्या होते हैं, यहाँ पर मस्कुलानिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स पर रिसेप्टर्स की क्वांटिटी कम है, तो इसलिए अगर एट्रोपिन की लो डोज भी देंगे, बहुत थोड़ी डोज भी होगी, तब भी वो इन रिसेप्टर को क्या कर लेगी, 100% ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। स्वीट एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिमिलरली अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, देखें ये लफ्ज़ जो सिमिलरली अफेक्टेड मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एट्रोपिन ने जो काम सैलिवरी ग्लैंड के साथ किया था वही काम सेम वो यहाँ करेगा। वो कौन से ग्लैंड का है, स्वीट ग्लैंड होगा, चाहे हमारे पास चाहे वो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स होगा, दोनों का यही काम करेगा जो सैलिवरी ग्लैंड के साथ किया था, ठीक है। यानी कि उनको भी ब्लॉक कर। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि इन तीनों ग्लैंड्स पर अगर हम बात करें तो M3 यानी कि मस्कुलानिक रिसेप्टर जो होते हैं मौजूद तो होते हैं, लेकिन हार्ट, इंटेस्टाइन या फिर ब्लैडर के कंपैरिजन में अगर बात करें तो इन तीनों जगहों पर क्या होता है, इन तीनों ग्लैंड्स पर मस्कुलानिक रिसेप्टर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि इन ग्लैंड्स पर रिसेप्टर की डेंसिटी जो है बहुत कम है, इसलिए एट्रोपिन की अगर लो डोज भी देंगे तो भी वो हमारे पास इन सारे जगहों पर जो M3 रिसेप्टर होंगे मस्कुलानिक उनको 100% ब्लॉक कर लेगी, ठीक है। इसी वजह से जो एट्रोपिन होता है बॉडी में जाते ही सबसे पहले इन्हीं तीनों जगह आपको इफेक्ट दिखाई देगा कि पर्सन जो होगा उसको मुँह खुश्क हो जाएगा, उसके पसीने बनाने वाले ग्लैंड्स वो ब्लॉक हो गए, और उसके आंसू बनाने वाले ग्लैंड्स वो भी क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अच्छा, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ये जो लाइन लिखी हुई है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल हालत में जब हमारी बॉडी में इनकी बॉडी गर्म होती है, ठीक है, तो नर्व से क्या होता है, नर्व से एसिटाइलकोलिन केमिकल निकलता है जो कि स्वीट ग्लैंड के M3 रिसेप्टर यहाँ पर आके लगता है एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आके लगता है तो क्या होता है, हमारे पास पसीना निकलना शुरू होता है, ठीक है। स्वीट ग्लैंड स्वीट रिलीज करते हैं, ठीक है। अब एट्रोपिन क्या करेगा, जब स्वीट ग्लैंड के M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, खुद जाके बैठ जाएगा, उन्हें ब्लॉक कर देगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा एनहाइड्रोसिस, ANHIDROSIS, यानी कि रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो पसीना निकलना बंद हो गया। जब पसीना निकलना बंद हो गया तो जो हीट थी वो जो बाहर निकलनी चाहिए थी, बॉडी अंदर से गर्म हो गई थी, वो हीट अंदर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, वो अंदर ही रुकी रहेगी। अब जब पसीना नहीं आ रहा तो क्या होगा, जो मॉइस्चर था स्किन के, मॉइस्चर ऊपर होता है नॉर्मली, ठीक है, जब गर्मी होती है तो पसीना आता है ना, ठीक है, तो वो तो ख़त्म हो गया। मरीज़ की जल्द होगी ना, उसको आप अगर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको साफ एक गर्माइश महसूस हो रही है, गर्माइश होगी, उसकी गर्माइश होगी, ऊपर से स्किन जो होगी वो खुश्क होगी, ड्राई होगी। इस तरह से अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये ठीक है, ये ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, हमारी आँख के ऊपर जो आउटर कॉर्नर होते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, अगर हमने देखा स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका काम क्या होता है, आंसू बनाना, ठीक है। हम जब भी पलक झपकते हैं, ब्लिंक करते हैं, तो हमारे जो आंसू होते हैं वो कंटिन्यूसली हमारी जो आई बॉल के ऊपर, आई आगे का जो हिस्सा है उस पर एक कंटिन्यूस एक थिन फिल्म बना रहे होते हैं, पतली सी लेयर बना रहे होते हैं। अब यही जो फिल्म होती है हमारी आँख को खुश्क होने से बचा रही होती है, और जो कचरा धूल वगैरह उसको साफ़ कर रही होती है, ठीक है, और हमारी आँख की स्मूथ मूवमेंट दे रही होती है। एट्रोपिन ने जब लैक्रिमल ग्लैंड्स के M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास जो टीयर्स की प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई, रुक गई। अब आंसू ना बनने की वजह से क्या होगा, जो आई बॉल के ऊपर एक नमी थी वो ख़त्म हो जाएगी और आंखें बिल्कुल सूख जाएंगी, ड्राई आइज हो जाएंगी। इस केस में क्या होता है, मरीज़ को आंखों में सिर्फ इरिटेशन और खारिश हो रही होती है क्योंकि ड्राइनेस हो गई। सेकंड चीज़ कि उसकी जो आंखें होंगी लाल हो जाएंगी और पलक झपकने में उसको ब्लिंकिंग में शदीद दर्द हो रहा होगा, पेनफुल कंडीशन होगी।